नमस्कार, मैं प्रोफेसर जया कावड़े, जीएस कॉलेज ऑफ कॉमर्स वर्धा। आज का लेक्चर बीकॉम फाइनल ईयर हिंदी मीडियम के लिए। कल के लेक्चर में हमने देखा था कि परचेज कंसिडरेशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि वेंडर कंपनी के बुक में जो बैलेंस शीट रहेगी उस बैलेंस शीट में जो आइटम्स है, जैसे कि लायबिलिटीज है, एसेट्स है, तो उनका क्या करना है वो हमें आज के लेक्चर में देखना है। उसी के साथ साथ मैंने कल आपको ये भी बताया था कि अमलगमेशन और एब्जॉर्प्शन के क्वेश्चन में आपको क्या दिया रहेगा और सॉल्यूशन में आपको क्या करना है। तो क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन में आपको वेंडर कंपनी की बैलेंस शीट दी रहती है और साथ ही में एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दी रहती है, और उसके आधार पे हमको वेंडर कंपनी की बुक्स में जर्नल एंट्रीज करनी है, देन परचेसिंग कंपनी के बुक्स में जर्नल एंट्रीज करनी है, और नई कंपनी की बुक्स में नई कंपनी की बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। तो ठीक है, जब हम क्वेश्चन लेते हैं तो क्वेश्चन में हमको बैलेंस शीट दी रहेगी और साथ ही में एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया रहेगा। एडिशनल इंफॉर्मेशन के सहायता से हमें सबसे पहला स्टेप है हमारा परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करना, जो हमने कल के लेक्चर में देखा है। देन नेक्स्ट स्टेज हम सॉल्यूशन को शुरुआत करते हैं। जैसे ही हम सॉल्यूशन को शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले जर्नल एंट्रीज इन दी बुक्स ऑफ वेंडर कंपनी। तो जब हम वेंडर कंपनी की बैलेंस शीट देखेंगे उसी के साथ साथ हमें देखना है कि वेंडर कंपनी की बुक्स में जर्नल एंट्रीज कैसे की जाती है। तो आगे का वीडियो देखने से पहले आपको इस बैलेंस शीट के कंटेंट्स का क्या करना है और वेंडर कंपनी की बुक्स में जर्नल एंट्रीज कैसी है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दी है वो लिंक ओपन करके आपको नोट्स देखनी है। नोट्स में आपको बैलेंस शीट दी रहेगी, कौन सा आइटम्स कहाँ पे जाएगा वो दिया रहेगा, साथ ही में आपको वेंडर कंपनी की बुक्स की जर्नल एंट्रीज जो है वो जर्नल एंट्रीज दी रहेगी। वो जर्नल एंट्रीज आपको सबसे पहले अपनी बुक में नोट डाउन करनी है और उसके बाद ही आपको आगे का वीडियो देखना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन में जब हमको वेंडर कंपनी की बैलेंस शीट दी रहती है तो उस बैलेंस शीट के आइटम्स का हमें क्या करना है। ठीक है, बैलेंस शीट है वेंडर कंपनीज बैलेंस शीट, लायबिलिटी साइड, असेट साइड। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे असेट साइड। असेट साइड में अपना पहला आइटम जो है वो है फिक्स असेट्स। ठीक है, फिक्स असेट्स में बिल्डिंग, मशीनरीज, फर्नीचर एंड फिक्सचर, गुडविल एंड इन्वेस्टमेंट। तो ये जो फिक्स असेट्स है साथ ही में करंट असेट्स भी ले लेते हैं हम, स्टॉक, बिल्स रिसीवेबल, आउटस्टैंडिंग इनकम तक। यहाँ पे मैंने डेटर्स नहीं बोला है, सिर्फ आउटस्टैंडिंग इनकम तक जो असेट्स रहेगी। ये जो असेट्स है ये असेट्स परचेसिंग कंपनी ने टेकन ओवर की हो या फिर नहीं की हो, विच आर टेकन ओवर और नॉट टेकन ओवर बाय दी परचेसिंग कंपनी। मतलब ये जो असेट्स है वो परचेसिंग कंपनी ने टेकन ओवर की हो या नहीं भी की हो तो भी ये जो असेट्स है वो असेट्स रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगी। ठीक है, तो असेट्स सबसे पहला काम है हमारा जर्नल एंट्रीज करते वक्त जो फिक्स असेट्स एंड करंट असेट्स है वो असेट्स को हमें रियलाइजेशन अकाउंट को ट्रांसफर करना है। तो उसकी जर्नल एंट्रीज क्या होंगी, तो उसकी जर्नल एंट्री होंगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि उसको रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में उसको ट्रांसफर करना है। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, फर्नीचर एंड फिक्सचर अकाउंट, गुडविल अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, स्टॉक अकाउंट, बिल्स रिसीवेबल, आउटस्टैंडिंग इनकम। इसमें जो भी असेट्स आपको प्रॉब्लम में दी होंगी वो असेट्स का अकाउंट डेबिट होगा और क्रेडिट होगा। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा और असेट्स का अकाउंट क्रेडिट होगा। ओनली विच असेट दोज आर टेकन ओवर बाय परचेसिंग कंपनी। ठीक है, देन उसी में असेट्स में ही है डेटर्स। उसमें से अगर आरडीडी माइनस हुआ है, सिर्फ ओनली डेटर्स की अमाउंट दी रही तो वो इन असेट्स के साथ रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में चली जाएगी। और अगर हमको डेटर्स एंड आरडीडी माइनस करके दी है तो डेटर्स की जो अमाउंट रहेगी, ये जो अमाउंट रहेगी डेटर्स, वो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। और जो आरडीडी दी रहेगी वो जो आरडीडी है रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, वो आरडीडी रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगी। ठीक है,
डेटर्स रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में, आरडीडी रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। डेटर्स की एंट्री इसी के साथ मार लेंगे और जो आरडीडी की एंट्री है वो आरडीडी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, ये हुई हमारी सबसे पहली एंट्री। पहली एंट्री क्या करना है, जो असेट्स है वो सभी की सभी असेट्स रियलाइजेशन अकाउंट को हमें ट्रांसफर कर देनी है। देन नेक्स्ट सेकंड एंट्री। सेकंड एंट्री है हमारी लायबिलिटीज ट्रांसफर की। पहले असेट्स ट्रांसफर की, देन हमें करना है एक्सटर्नल लायबिलिटीज ट्रांसफर। तो एक्सटर्नल लायबिलिटीज में क्या करना है, इफ एक्सेप्टेड बाय परचेसिंग कंपनी, अगर लायबिलिटीज परचेसर कंपनी ने एक्सेप्ट की हो या टेकन ओवर की हो तो ही वो असेट्स रियलाइज, तो ही वो लायबिलिटीज रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगी। ठीक है, एसेट्स के साथ क्या हुआ कि जो असेट्स है वो परचेसिंग कंपनी ने टेकन ओवर की हो या नहीं की हो, वो रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट में जाएगी ही जाएगी। ठीक है, लेकिन लायबिलिटीज की इसमें क्या हो रहा है कि जो लायबिलिटीज परचेसिंग कंपनी ने टेकन ओवर या एक्सेप्टेड की है वही लायबिलिटीज रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगी। ठीक है, जो लायबिलिटीज परचेसिंग कंपनी ने टेकन ओवर नहीं की या एक्सेप्टेड नहीं की वो लायबिलिटीज का सेपरेट अकाउंट बनेगा। ठीक है, इसमें अगर मान लेते हैं कि बैंक ओवरड्राफ्ट परचेसिंग कंपनी ने एक्सेप्ट नहीं किया या टेकन ओवर नहीं किया तो बैंक ओवरड्राफ्ट नाम का एक सेपरेट अकाउंट हमारा बनेगा। ठीक है, और जो असेट्स एक्सेप्ट की है वो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगी। तो सेकंड एंट्री क्या बनेगी हमारी, लायबिलिटीज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो एंट्री बनेगी लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट, मतलब जो भी लायबिलिटी रहेगी हमारी, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, देन बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट डेबिट, अदर लोन अकाउंट डेबिट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, स्टाफ प्रोविडेंट फंड का अकाउंट डेबिट, देन वर्कमैन एक्सपेंसेस फंड का अकाउंट डेबिट और रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, क्योंकि वो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में जाएगी। एसेट्स थी तो वो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में आ गई और लायबिलिटीज है तो वो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा। ठीक है, तो ये बनेगी हमारी दूसरी एंट्री। तीसरी एंट्री की हमको यहाँ पे जरूरत नहीं क्योंकि लायबिलिटीज जो लायबिलिटी परचेसिंग कंपनी एक्सेप्ट नहीं करेगी वो लायबिलिटी का सेपरेट अकाउंट यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, देन तीसरी एंट्री है हमारी। तीसरा काम क्या करना है हमको, जो भी यहाँ पे शेयर कैपिटल दिया हुआ है, जो भी यहाँ पे शेयर कैपिटल दिया हुआ है, अब शेयर कैपिटल दिया हुआ है, इस शेयर कैपिटल में प्रेफरेंस शेयर्स का शेयर कैपिटल रहेगा और इक्विटी शेयर्स का भी शेयर कैपिटल रहेगा। ठीक है, तो जो प्रेफरेंस शेयर का शेयर कैपिटल रहेगा वो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्रेफरेंस शेयर होल्डर को ट्रांसफर किया जाएगा और जो इक्विटी शेयर होल्डर का कैपिटल है वो इक्विटी शेयर होल्डर को दिया जाएगा। तो तीसरी एंट्री बनेगी हमारी कि जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है वो हमको प्रेफरेंस शेयर होल्डर को ट्रांसफर करना है। ठीक है, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का जो बैलेंस रहेगा वो क्या है हमारा, क्रेडिट बैलेंस। अगर हमें इसको क्लोज करना है तो वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो तीसरी एंट्री बनेगी हमारी वहां पे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट क्रेडिट। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को वो हम ट्रांसफर कर रहे हैं तो एंट्री बनेगी हमारी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। ठीक है, ये हमारी तीसरी एंट्री बन गई। ठीक है, तीसरी एंट्री बन गई। देन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हमने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो था वो हमने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को ट्रांसफर कर लिया। देन जो शेयर कैपिटल है, जो इक्विटी शेयर कैपिटल है वो हमें इक्विटी शेयर होल्डर को ट्रांसफर करना है। इक्विटी शेयर होल्डर के इक्विटी शेयर कैपिटल के साथ ही जो इक्विटी शेयर होल्डर के जो फंड है, मतलब उनके अमाउंट से जो फंड निकाले जाते हैं, जैसे कि जनरल रिजर्व है, डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड है, देन बिल्डिंग फंड है एंड पीएनएल अकाउंट का बैलेंस है। तो ये जो है वो इक्विटी शेयर होल्डर को ही दिए जाते हैं। तो ये जो फंड है हमें इक्विटी शेयर होल्डर्स को ट्रांसफर करना है। तो एंट्री होगी इक्विटी शेयर कैपिटल एंड फंड्स हमें इक्विटी शेयर होल्डर को ट्रांसफर करना है। तो
एंट्री बनेगी हमारी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर होल्डर्स नहीं, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। देन यहाँ पे जितने भी फंड्स है उनका सबका अकाउंट डेबिट, मतलब जनरल रिजर्व है तो उसका अकाउंट डेबिट, डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड है तो उसका अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग फंड है तो उसका अकाउंट डेबिट, एंड पीएनएल अकाउंट का अगर बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस तो उसका भी अकाउंट डेबिट होगा, और इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट क्रेडिट होगा। ठीक है, तो ये बनेगी हमारी चौथी एंट्री। जो इक्विटी शेयर होल्डर्स का कैपिटल है, इक्विटी शेयर कैपिटल और इक्विटी शेयर होल्डर्स के जितने भी फंड है वो इक्विटी शेयर होल्डर के अकाउंट में जाएंगे, तो इन सब का अकाउंट डेबिट होगा और इक्विटी शेयर होल्डर्स का अकाउंट क्रेडिट होगा। तो ये बन गई हमारी चौथी एंट्री। ठीक है, इसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर में क्या जाएगा, तो असेट्स में देखते हैं कि इक्विटी मिसलिनियस एक्सपेंसेस जो है, जिसमें प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है, अंडरराइटर्स कमीशन, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर एंड पीएनएल अकाउंट का बैलेंस जो डेबिट बैलेंस रहेगा वो सब जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर्स के अकाउंट में। तो यहाँ पे ये जो एसेट्स है वो डेबिट बैलेंस है उसका, ठीक है, तो अब उसको क्रेडिट किया जाएगा और वो इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट के डेबिट में जाएगा। ठीक है, तो हमारी यहाँ पे पांचवी एंट्री बनेगी इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट, टू अंडरराइटर्स कमीशन, टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स, टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, टू पीएनएल अकाउंट बैलेंस डेबिट। ठीक है, तो वेंडर अकाउंट के बुक में हमारी पांचवी एंट्री बन गई मिसलिनियस एक्सपेंसेस ट्रांसफर करने की, जो हमें इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट को ट्रांसफर करना है। ठीक है, अब हमारे असेट साइड हो गई। अब इसमें रहा है कैश एंड बैंक बैलेंस, तो इसी के साथ में आ जाएगा वो कैश एंड बैंक बैलेंस में ये देखना है कि इफ ऑल असेट्स एंड बिजनेस टेकन ओवर, अगर प्रॉब्लम में हमको बताया है कि ऑल असेट्स एंड लायबिलिटीज टेकन ओवर किया है या बिजनेस पूरा का पूरा टेकन ओवर किया है, तो ही कैश एंड बैंक बैलेंस रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में आएगा इन असेट्स के साथ। ठीक है, और ऑल असेट, इफ ऑल असेट्स एंड लायबिलिटीज आर नॉट एक्सेप्टेड बाय परचेसिंग कंपनी, अगर ऑल असेट्स टेकन ओवर नहीं किया है तो जो कैश एंड बैंक का बैलेंस है उसका सेपरेट अकाउंट बनेगा एज अ बैंक अकाउंट। ठीक है, एज अ बैलेंस। ठीक है, ये रियलाइजेशन को अकाउंट को ट्रांसफर हो जाएगा, मिसलिनियस एक्सपेंसेस शेयर होल्डर अकाउंट को ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, लायबिलिटीज साइड में प्रेफरेंस शेयर्स है वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को ट्रांसफर हो जाएंगे। देन इक्विटी शेयर और उसके फंड है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स के अकाउंट को ट्रांसफर हो जाएंगे, और जो एक्सटर्नल लायबिलिटीज है वो अगर एक्सेप्ट की है तो वो रियलाइजेशन अकाउंट को जाएगी, और अगर एक्सेप्ट नहीं की है तो उसका अकाउंट बनेगा। देन 5 एंट्री हो गई हमारी। देन छठवीं एंट्री है हमारी डिबेंचर्स के बारे में। ठीक है, तो डिबेंचर्स में क्या करना है कि उसमें 3 कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन है इफ एक्सेप्टेड बाय परचेसिंग कंपनी, अगर डिबेंचर लायबिलिटीज के साथ अगर डिबेंचर परचेसर कंपनी ने अगर एक्सेप्ट किया है तो वो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। ठीक है, तो उसकी एंट्री क्या बनेगी, डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, देन सेकंड सिचुएशन है इफ डिड नॉट एक्सेप्टेड बाय परचेसिंग कंपनी, अगर डिबेंचर परचेसिंग कंपनी ने एक्सेप्ट नहीं किए तो उसका डिबेंचर वो जो डिबेंचर्स है वो डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट को ट्रांसफर किए जाएंगे। तो तब एंट्री क्या बनेगी, डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, देन तीसरी सिचुएशन है इफ परचेसर कंपनी इशू देयर डिबेंचर अगेंस्ट दीज डिबेंचर्स, अगर वेंडर कंपनी के डिबेंचर्स के बदले में अगर परचेसिंग कंपनी अपने डिबेंचर्स इशू कर रही है तो वो डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट को ट्रांसफर हो जाएंगे। ठीक है, ये बनेगी हमारी छठवीं एंट्री। इन 3 सिचुएशन में से कोई भी एक सिचुएशन आपको प्रॉब्लम में रहेगा, उसके आधार पे आपकी छठवीं एंट्री बनेगी इन द बुक्स ऑफ वेंडर कंपनी। ठीक है, अब 6 एंट्रियाँ हो गई, पूरी की पूरी एंट्रियाँ हम आज देख लेंगे वेंडर कंपनी की। 6 एंट्री हो गई, मतलब बैलेंस शीट अब खत्म हो गई। अब देखते हैं कि आगे की एंट्रीज क्या होगी। तो जर्नल एंट्रीज में
सातवीं एंट्री है जो परचेज कंसिडरेशन हमको परचेसिंग कंपनी की तरफ से मिलने वाला है। तो सबसे पहले वो परचेज कंसिडरेशन रिसीवेबल की एंट्री हमको करना है, मतलब परचेज कंसिडरेशन मिलने का है। ठीक है, तो उसकी एंट्री हमको सबसे पहले करनी पड़ेगी। सबसे पहले उसकी एंट्री होगी कि परचेसिंग कंपनी अकाउंट डेबिट, परचेसिंग कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, मतलब उसकी तरफ से पैसे हमको लेने हैं। ठीक है, ये हुई परचेज कंसिडरेशन रिसीवेबल की एंट्री। देन परचेज कंसिडरेशन हमको मिल गया है, उसकी एंट्री हमको करनी पड़ेगी। तो परचेज कंसिडरेशन जब हमको मिलेगा, तब हमने कल के लेक्चर में देखा, तो परचेज कंसिडरेशन कैश में भी मिल सकता है, या परचेज कंसिडरेशन शेयर्स में भी मिल सकता है, या डिबेंचर्स में भी मिल सकता है। तो परचेज कंसिडरेशन जब हमको रिसीव्ड होगा, तब हमको एंट्री क्या करनी है। तो अगर हमारे पास कैश आई या चेक आया, तो हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। अगर परचेसिंग कंपनी ने हमको शेयर्स दिए, तो हम एंट्री करेंगे परचेसिंग कंपनी शेयर अकाउंट डेबिट। अगर डिबेंचर्स दिए, तो हम एंट्री करेंगे परचेसिंग कंपनी डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट और परचेसिंग कंपनीज अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, सबसे पहले जब हमने उसको पैसे मांगे, मतलब रिसीवेबल, पीसी रिसीवेबल की एंट्री की, तब हमने परचेसिंग कंपनी का अकाउंट डेबिट किया। अब हमको परचेसिंग कंपनी से पैसा मिल रहा है, हमारा पीसी का अमाउंट हमको मिल रहा है, तो हम परचेसिंग कंपनी का अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, ये हुई पीसी ड्यू और पीसी रिसीवेबल। ठीक है, इसके बाद में हमको क्या करना है कि जो असेट्स हमने रियलाइजेशन अकाउंट को ट्रांसफर की है, जो असेट्स हमने रियलाइजेशन अकाउंट को ट्रांसफर की है, उसमें कुछ असेट्स परचेसिंग कंपनी ने टेकन ओवर की है, कुछ असेट्स परचेसिंग कंपनी ने टेकन ओवर नहीं की, लेकिन फिर भी हमने उसको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर किया है। ठीक है, तो अब जो असेट्स परचेसिंग कंपनी ने टेकन ओवर नहीं की है, वो असेट्स हमको बेचना है, सेल ऑफ असेट्स। तो जो असेट्स परचेसिंग कंपनी ने टेकन ओवर नहीं की होंगी, वो असेट्स को हमको बेचना है। अगर असेट्स को हम बेच रहे हैं, तो उसकी एंट्री क्या होगी। ठीक है, तो उसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, पैसे हमारे पास आ रहे, तो बैंक अकाउंट डेबिट एंड रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि जो असेट्स है तो कहाँ पे है, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में। अगर हमने असेट्स को सेल किया, तो वो असेट जा रही है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, मतलब रियलाइजेशन अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट होगा। ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट एंड रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। अब हो गया असेट्स हमने बेच दी। अब नेक्स्ट आता है लायबिलिटीज का हमें पेमेंट करना है। ठीक है, तो लायबिलिटीज का पेमेंट हमें करना है, तो लायबिलिटी कहाँ पे है, कुछ लायबिलिटी जो है वो परचेसिंग कंपनी ने एक्सेप्ट की है, कुछ लायबिलिटी परचेसिंग कंपनी ने एक्सेप्ट नहीं की थी। तो जो एक्सेप्ट की थी वो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में है, और जो एक्सेप्ट नहीं की थी वो लायबिलिटी अकाउंट के क्रेडिट में है। ठीक है, अगर अब हमें लायबिलिटी का पेमेंट करना है, तो कौन सी लायबिलिटी का पेमेंट करना पड़ेगा, जो लायबिलिटी का अकाउंट हमने बना के रखा है। ठीक है, तो जब हम लायबिलिटी का पेमेंट करेंगे, तब हमारी एंट्री होगी। अब लायबिलिटी है तो वो क्रेडिट साइड में है, अगर हम उसका पेमेंट करेंगे तो वो डेबिट हो जाएगा। दैट लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट, जिसका पेमेंट हम कर रहे हैं, उस लायबिलिटी का अमाउंट, जो उस लायबिलिटी का अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा एंड रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, ये हुआ लायबिलिटी का पेमेंट। अब लायबिलिटी के इसमें ऐसा भी हो सकता है कि जितनी अमाउंट की अपनी लायबिलिटी रहेगी, हो सकता है अपनी जितनी लायबिलिटी है उतना ही पेमेंट हमें करना है, या फिर उसमें ये भी हो सकता है कि जितनी लायबिलिटी हमारी है उससे ज़्यादा का पेमेंट भी हमें करना पड़ सकता है, पेमेंट ऑन प्रीमियम, या उससे कम पेमेंट भी हमें करना पड़ सकता है, पेमेंट ऑन डिस्काउंट। तो लायबिलिटी का पेमेंट अगर हम ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है, लायबिलिटी का पेमेंट हम अगर ज़्यादा कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारी एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। ज़्यादा के जो पैसे आ रहे हो वो हमें जा रहे हैं, वो हमें रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में दिखाना है, और दैट लायबिलिटीज अकाउंट क्रेडिट, जिस लायबिलिटी के लिए जा रहे हैं उसका अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, दूसरी सिचुएशन इसमें, अगर हमें डिस्काउंट में अगर उसका पेमेंट करना पड़ रहा है, मतलब कम कीमत में,
तो उसकी एंट्री क्या होंगी कि दैट लायबिलिटी अकाउंट डेबिट और रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। उस लायबिलिटी का अकाउंट डेबिट होगा और रियलाइजेशन का अकाउंट क्रेडिट होगा। तो ये हो गया लायबिलिटी का पेमेंट। पहले उसके पहले हमने देखा असेट्स सेल करना और देन देखा लायबिलिटी का पेमेंट करना, ठीक है। उसके बाद आता हमारा लिक्विडेशन एक्सपेंसेस। वेंडर कंपनी के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो वेंडर कंपनी जब अपने बुक्स क्लोज करेगी तो उनको लिक्विडेशन करना है कंपनी का, तो लिक्विडेशन करते वक्त कंपनी का लिक्विडेशन एक्सपेंसेस आएगा। अगर प्रॉब्लम में आपको दिया रहा कि लिक्विडेशन एक्सपेंसेस वेंडर कंपनी कर रही है, तो लिक्विडेशन एक्सपेंसेस की एंट्री होगी हमारी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। लिक्विडेशन एक्सपेंसेस आ रहा है तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में जाएगा और एक्सपेंसेस के लिए हमारे पास से कैश जा रहा है या बैंक में से पैसे जा रहे हैं तो हमें बैंक अकाउंट क्रेडिट करना पड़ेगा, ठीक है। ये हुआ लिक्विडेशन एक्सपेंसेस का पेमेंट, ठीक है। हम एक एक पेमेंट करते आ रहे। सबसे पहले हमने लायबिलिटीज का पेमेंट किया, देन हमने लिक्विडेशन एक्सपेंसेस का पेमेंट किया। अब हमें पेमेंट करना है डिबेंचर होल्डर्स का, ठीक है। तो डिबेंचर होल्डर्स का जब हमें पेमेंट करना पड़ता है तो सबसे पहले डिबेंचर होल्डर्स को हम कैश में भी पेमेंट कर सकते हैं या शेयर्स में भी पेमेंट कर सकते हैं या फिर उसको नए कंपनी के जो शेयर्स या डिबेंचर्स है वो शेयर्स और डिबेंचर्स भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे जब हमको डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट करना है तो यहाँ पे हमारी एंट्री बनेगी डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, ठीक है। अब डिबेंचर का अकाउंट नहीं रहा, वो हमने डिबेंचर होल्डर्स को ट्रांसफर किया था, तो यहाँ पे हमारी एंट्री बनेगी डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू परचेसिंग कंपनी शेयर्स अकाउंट टू परचेसिंग कंपनी डिबेंचर्स अकाउंट, ठीक है। बैंक अकाउंट, परचेसिंग कंपनी के शेयर्स अकाउंट और परचेसिंग कंपनी के डिबेंचर्स अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे हुआ डिबेंचर्स का पेमेंट। डिबेंचर्स के पेमेंट के बाद हमको पेमेंट करना पड़ता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, ठीक है। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर का प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पेमेंट की एंट्री भी वैसे ही रहेगी कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि उसको पेमेंट कर रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का अकाउंट डेबिट और क्रेडिट में क्या रहेगा बैंक अकाउंट टू परचेसिंग कंपनी शेयर्स अकाउंट टू परचेसिंग कंपनी डिबेंचर्स अकाउंट। उसमें हम परचेसिंग कंपनी के जो नए शेयर्स हैं वो शेयर्स भी दे सकते हैं या फिर डिबेंचर्स भी दे सकते हैं। तो नेक्स्ट डिबेंचर्स के बाद हमारा पेमेंट हुआ प्रेफरेंस शेयर्स का, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि हमने लायबिलिटीज का पेमेंट देखा था प्रीमियम पे और डिस्काउंट पे, वैसे ही डिबेंचर्स का और प्रेफरेंस शेयर्स का भी प्रीमियम पे या फिर डिस्काउंट पे पेमेंट हो सकता है। अगर दोनों की हम कंबाइंड एंट्री कर लेंगे, अगर प्रीमियम पे हो रहा और डिस्काउंट पे हो रहा, अगर डिबेंचर होल्डर्स का और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का जो पेमेंट है वो अगर ज़्यादा हो रहा, मतलब प्रीमियम पे हो रहा, तो हमको एंट्री करनी पड़ेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स का है तो डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट क्रेडिट और प्रेफरेंस शेयर्स का है तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। और में अगर डिस्काउंट पे पेमेंट हो रहा है तो डिस्काउंट पे अगर पेमेंट हो रहा है तो इनका अकाउंट डेबिट होगा, मतलब डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट और रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। तो अब सब बाहर के लोगों का पेमेंट हमारा हो गया है। इसके बाद लास्ट में हमको रियलाइजेशन अकाउंट जो हमने बनाया है उस रियलाइजेशन अकाउंट का बैलेंसिंग करना पड़ता है। रियलाइजेशन अकाउंट से हमें प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट करना पड़ता है, उसके लिए हमको उसका बैलेंसिंग करना पड़ेगा। अब जानते हैं कि रियलाइजेशन अकाउंट में प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। अगर उसकी एंट्री हम क्या होती है वो देखेंगे। अगर रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है, क्रेडिट बैलेंस
वो डेबिट बैलेंस क्या है, क्रेडिट बैलेंस क्या है, वो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी आपको बता देती। अगर रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस है, मतलब क्रेडिट साइड की जो टोटल है वो अगर ज़्यादा है तो क्या रहेगा, रियलाइजेशन अकाउंट पे प्रॉफिट रहेगा, ठीक है। और अगर रियलाइजेशन अकाउंट पे अगर डेबिट बैलेंस है, मतलब उसकी जो डेबिट साइड की टोटल है वो डेबिट साइड की टोटल अगर ज़्यादा है, क्रेडिट साइड अगर कम है तो वहाँ पे लॉस रहेगा, ठीक है। अब सबसे पहली कंडीशन हम देखते हैं कि रियलाइजेशन अकाउंट पे अगर क्रेडिट बैलेंस है, मतलब उसका प्रॉफिट है, तो वो जो रियलाइजेशन अकाउंट पे जो प्रॉफिट या लॉस होगा वो जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर्स को। किसको जाएगा, वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को, क्योंकि सही मायने में इक्विटी शेयर होल्डर्स कंपनी के मालिक रहते हैं, तो कंपनी में जो भी प्रॉफिट होगा या जो भी लॉस होगा वो किसको साइन करना पड़ेगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स को, ठीक है। तो रियलाइजेशन अकाउंट में अगर प्रॉफिट हुआ है तो उसकी एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट, ठीक है, टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। ये हुआ रियलाइजेशन अकाउंट पे प्रॉफिट है तो। और अगर रियलाइजेशन अकाउंट में हमारा लॉस आ रहा है तो हम एंट्री करेंगे शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। शेयर होल्डर्स अकाउंट के डेबिट में जाएगा और रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा। तो इस तरह से हमारा वो रियलाइजेशन अकाउंट बैलेंसिंग हो जाएगा, ठीक है। और सबसे लास्ट में हमारी एंट्री है, 13वीं एंट्री है, सबसे लास्ट में हमें इक्विटी शेयर होल्डर्स को पेमेंट करना है, क्योंकि घर के लोग हैं, घर के लोगों को सबसे लास्ट में पेमेंट करना पड़ता है। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को पेमेंट हम जब करेंगे तब उसको उसके बदले में उसको जितना पेमेंट हमको करना है उसके बदले में हम उनको कैश भी दे सकते हैं, या फिर नई कंपनी के शेयर्स भी दे सकते हैं, या फिर नई कंपनी से मिले हुए डिबेंचर्स भी दे सकते हैं। तो उसकी एंट्री क्या बनेगी, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, क्या होगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट और टू बैंक अकाउंट क्रेडिट, देन परचेसिंग कंपनीज शेयर्स अकाउंट क्रेडिट और परचेसिंग कंपनीज डिबेंचर्स अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। तो इस तरह से इक्विटी शेयर होल्डर का जो इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट भी बैलेंसिंग हो जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट भी बैलेंसिंग हो जाएगा, लायबिलिटी का पेमेंट भी हमने कर दिया है तो उसका भी अकाउंट बैलेंसिंग हो जाएगा। तो ये हुई हमारी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ वेंडर कंपनी, ठीक है। ये हमारा आंसर में पहला स्टेप हुआ, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ वेंडर कंपनी। देन इसके बाद नेक्स्ट स्टेज है अपना जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ परचेसिंग कंपनी, और उसी के साथ साथ हमें नई कंपनी की बुक में बैलेंस शीट भी बनानी है। तो जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ परचेसिंग कंपनी एंड नई कंपनी की बुक में बैलेंस शीट ऑफ न्यू कंपनी, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।